नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक भरत तिवारी की मां ने कथित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपा था। अब खबर ये सामने आ रही है कि इस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस घटना में डीएसपी समेत एसएचओ समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया और सबके खिलाफ दर्ज की गई है। आप इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे अपने चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, आप लगातार पहले से ही कह रहे थे कि डीएसपी इस मामले में दोषी थे और अब पता चल रहा है, खबर आ रही है कि उन पर एफआईआर हो गया। देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि जो स्थानीय लोग हैं, जो आई विटनेस हैं, जो भरत भूषण के माता पिता माता हैं, बहनें हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, वो बार बार कह रहे थे कि भाई गोली थानेदार ने नहीं मारी है। मतलब राजेश कर्म मालाकार ने नहीं मारी है। राजेश मालाकार के कहने पर भरत ने सरेंडर किया था और हथियार उठाने के बाद थानेदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसको समझा रहा था। लेकिन फिर पीछे से एसटीएफ के जवानों ने गोली मार दी। तो किसके निर्देश पर जवानों ने गोली मारी, ये सवाल उठ रहा था। और परिजन आरोप लगा रहे थे, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे कि डीएसपी के निर्देश पर गोली मारी गई है। वो सरेंडर कर चुका था, थानेदार उसके कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा था, दोस्ताना रवैया दिखा रहा था। लेकिन डीएसपी को पता नहीं क्या सनक सवार थी कि उन्होंने एसटीएफ के जवानों को आदेश दे दिया कि गोली मार दो, और एसटीएफ के जवानों ने गोली मारी। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जो कार्रवाई की गई है इस मामले में, तो पहले तो कार्रवाई की गई कि एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, लेकिन डीएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें डीएसपी को ही प्रमुख आरोपी बनाया है। तो माता के आवेदन पर अब भोजपुर पुलिस ने 7वें दिन बड़ी कार्रवाई की है और एसडीपीओ एसएचओ समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो अब पहले से तो थानेदार निलंबित हैं ही, बाकी 5 लोग निलंबित हैं ही। अब एसडीपीओ पर भी गाज गिरेगी। एफआईआर हो गई है, हत्या का मुकदमा हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो भी निलंबित होंगे और जांच के दायरे में वो आ गए हैं। अभी तक तो बचे हुए थे। सर, उसके जो भरत तिवारी की मां है, उन्होंने एसपी को आवेदन दिया था और पहले टाल मटोल किया जा रहा था, लेकिन सिटी पोस्ट ने भी जिस तरीके से खबर दिखाई, कहीं खबर का असर हुआ, प्रेशर पड़ा। बिल्कुल। मैं तो शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाई डीएसपी साहब की भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि डीएसपी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा गड़बड़ है। और डीएसपी साहब के जाने के बाद ही ये इनकाउंटर हुआ। गांव के लोग कह रहे हैं, भरत के परिजन कह रहे हैं, तो फिर कैसे डीएसपी साहब बच जाएंगे? केवल थानेदार के माथे पर आप ठिकरा फोड़ दीजिएगा। थानेदार तो 2 दिनों से भरत को मनाने की कोशिश कर रहा था, कहाँ मार रहा था, वो चाहता तो पहले ही मार देता। और इसी आरोप में उसको निलंबित भी किया गया था कि 16 तारीख को गया, भरत हथियार लिए हुए था हाथ में, एक ही चौकी पर बैठ के बात कर रहा था, फिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसीलिए ना निलंबित किए गए थे थानेदार। लेकिन अब इनकाउंटर के दोषी के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज हुआ है ना भाई। इनकाउंटर के मामले में तो पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं किया था, अब तक कोई एक्शन ही नहीं लिया था। और जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो परिजनों को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है, ये जान लीजिए। और माता ने आवेदन दिया था थाने में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब तो 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें डीएसपी भी शामिल हैं। तो अब एसडीपीओ साहब की गर्दन फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब उनकी भूमिका की भी जांच होगी। अब यही सवाल है सर कि अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच कितनी निष्पक्ष रह पाएगी। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में उसकी माता ने, आशा देवी नाम है, उन्होंने 18 जून को भोजपुर एसपी राज को मुठभेड़ में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। हालांकि अब एसपी साहब की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। काफी देर हो गई सर, पहले ही आवेदन दिया था। एसपी साहब ने इतनी देर क्यों की? क्योंकि वो तो खुद फंसे हुए हैं। उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि वो तो जिला के कप्तान है, वो कैसे बच सकते हैं? जो कोई वाहवाही होगी, बड़ा अपराधी मारा जाएगा तो वाहवाही किसकी होगी? एसपी साहब की ना। और कोई निर्दोष मारा गया तो उसकी जिम्मेवारी एसपी साहब नहीं लेंगे। तो एसपी साहब ने टाला इसको, लेकिन 7वें दिन, अब 8वें दिन, 7वें दिन अब एफआईआर दर्ज हो गया है डीएसपी के खिलाफ भी। अब मुझे लगता है कि ये आंच अब एसपी तक जाएगी, क्योंकि थानेदार के मोबाइल की जांच हो तो पता चलेगा कि एसपी साहब से लगातार वो बात कर रहा था, एसपी साहब से निर्देश ले रहा था कि भाई सर क्या करें, ये तो हथियार सरेंडर नहीं कर रहा है, गोली चला रहा है, क्या करें?
तो उसके बाद एसपी ने क्या कहा अब तो थानेदार बताएगा, पूछताछ होगी, इंक्वायरी होगी तो। लेकिन एसपी साहब ने कुछ तो निर्देश दिया होगा ना कि छोड़ दो या मार दो, और उसके बाद ही तो इनकाउंटर हुआ है। तो एसपी साहब भी बेदाग कैसे हैं, कैसे बच जाएंगे? जांच तो होना चाहिए। लेकिन लगातार पुलिस वाले इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बातों को स्पष्ट बता नहीं रहे थे। और आप जब ग्राउंड जीरो पर सर गए थे तो आपने ग्रामीणों से बात किया था, ग्रामीणों के बयान में और पुलिस वालों के बयान में अंतर आ रहा था। देखिए, पुलिस का बयान किसी को कहाँ मिला है? वो तो मुझे ही मिला है केवल। पुलिस ने जो बयान दिया है उसी आधार पर पुलिस फंस रही है ना। और दूसरी बात है कि ग्रामीण जो कह रहे हैं वही सच है, क्योंकि सारे ग्रामीण एक ही बात कह रहे हैं। भरत के परिवारजन भी वही बात कर रहे हैं जो ग्रामीण कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी कर रहे हैं। इनकाउंटर हुआ तो वहां तो गांव के लोग, बाढ़ पीड़ित, कटाव पीड़ित सब थे ना, सैकड़ों की संख्या में थे। उसके माता भी थी, उसका भाई भी था, उसके गांव के दोस्त भी थे। एसटीएफ से उसके दोस्त और भाई लड़ भी रहे थे कि मत मारिए, लेकिन मार दिया गया। तो सवाल तो उठ ही रहा था कि भाई किसने ऑर्डर दिया? कि मजिस्ट्रेट के किसी के आदेश पर ना गोली चलाएगी पुलिस? कोई मजिस्ट्रेट क्या नियुक्त था? अगर था तो कौन था? क्या उसने गोली चलाने का आदेश दिया? किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो डीएसपी की भूमिका संदेह में थी। उनकी भूमिका को लेकर परिजन सवाल उठा रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की गई थी। थानेदार को निलंबित कर दिया। थानेदार के बारे में पता है आपको क्या जानकारी यही है? राजेश मालाकार के पास पिस्टल है ही नहीं, इशू ही नहीं हुआ है उनको। बताइए, तब तो उनको तो गोली मारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। वो हथियारे लेकर नहीं चलते थे, रिवाल्वर पिस्टल लेके मालाकार चलते ही नहीं थे। जो बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, थाने के ही सूत्र बता रहे हैं कि भाई मालाकार ने तो कभी रिवाल्वर और पिस्टल चमकाया ही नहीं, वो लेकर चलते ही नहीं थे, और उनको इशू भी नहीं हुआ है। पुलिस वालों को ग्रुप देख लीजिए, उसमें कई लोगों ने मैसेज किया है कि अरे मालाकार ने कैसे इनकाउंटर कर दिया, उनको तो पिस्टल और रिवाल्वर इशू ही नहीं हुआ था। तो जो पुलिस वाला को पिस्टल इशू ही नहीं हुआ, वो सस्पेंड हो गया, उस पर हत्या का आरोप लग गया, और जिन्होंने खेल किया वो बच रहे थे। तो सवाल जब उठने लगा, हमने उठाया, सिटी पोस्ट ने तो बहुत जोर शोर से उठाया कि भाई डीएसपी की भूमिका की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं तो डीएसपी के घर तक गया था खोजने। डीएसपी साहब की गर्दन फंसी है तो एसपी साहब के आके हाजिरी दे रहे हैं, और एसपी साहब की गर्दन फंसी है इसलिए वो डीएसपी को बचा रहे थे। लेकिन जब मामला पहुंच गया थाने, एफआईआर में शिकायत में माता ने खुद उनका नाम दे दिया डीएसपी का, तो बचाना मुश्किल था एसपी साहब के लिए। तो अब एफआईआर हो गया है, तो एफआईआर हो गया तो अब तो इनको जेल भी जाना चाहिए ना। और मेरे पास ये भी खबर है कि राजेश मालाकार और जो निलंबित पुलिस वाले हैं उनको अनौपचारिक रूप से कस्टडी में ले लिया गया है, मतलब हिरासत में ले लिया गया। जी, औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो कहीं भागे नहीं, या किसी से मिले नहीं, कोई बड़ा बयान न दे दें, ताकि आके जांच में भी कोई बाधा ना। हाँ, तो उनको रखा गया है एक तरह से कस्टडी में कहीं, और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो बड़ा खेल हो रहा है इसमें। और सर, ये क्या लगता है कि अब एफआईआर हो गया तो एक एफआईआर की एक प्रक्रिया होती है, अनुसंधान होता है, अनुसंधान में कोई खेल हो जाएगा या वाकई न्याय मिलेगा? अब देखिए, सही हाथों में अनुसंधान रहेगा तो न्याय मिलेगा, गलत हाथों में जाएगा तो अन्याय होगा। और वहाँ के डीआईजी को जांच का जिम्मा दिया गया है। अब उन पर कितना भरोसा है परिजनों को, ये देखना बहुत अहम है। अगर परिजन उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं तो कोई नया जांच अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, जो निष्पक्ष छवि वाला हो, जिसके फैसले पर सबको भरोसा हो। तो जांच तो होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तो डीएसपी साहब और एसपी साहब का वहां से तबादला होना चाहिए, पहला काम। भाई नीचे के अधिकारी तो सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए, उनकी जगह पर नए लोग आ गए, लेकिन डीएसपी साहब जिनके खिलाफ एफआईआर हो गया है, एसपी साहब जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है, जिला के पुलिस कप्तान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सवाल उठा रहे हैं लोग ना। और मुझे जो खबर है कि एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था थानेदार राजेश मालाकार को, उसके बाद पुलिस ज़्यादा एक्शन में आई, क्योंकि भरत भूषण का पिता भी तो पुलिस वाला था, हौलदार थे, उनको पता था कि अब इनकाउंटर हो जाएगा, तो उसके पहले ही थाने पहुंच गए थे और गुहार लगाई कि मारिए मत मेरे बेटे को, वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। लेकिन उनको तो बंधक बना लिया गया था। देखिए, यही तो बात है, पुलिस को कायदे से क्या करना चाहिए था? कोई आतंकवादी भी सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसके परिजनों को, रिश्तेदारों को लाती है, अपील करवाती है कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, बेटा सरेंडर कर दो, हाँ भैया सरेंडर कर दो, बहन माँ सबको लाया जाता है।
यहाँ तो पिता को थाने में बिठा कर रख दिया, बेटा को मार दिया। अरे भाई, पिता को तो वहां ले जाना चाहिए था जहां पर भरत हथियार चमका रहा था, सरेंडर नहीं कर शायद रहा। उनके समझाने से हाँ, वो शायद क्या, बात बन जाती। इनकाउंटर ही नहीं होता। पिता रहता तो इनकाउंटर ही नहीं होता, वो तो जाता भरत के पास, दो थप्पड़ मारता, रिवॉल्वर छीन लेता। यहाँ भी पुलिस से चूक हुई है, बंधक नहीं बनाना चाहिए। आपने देखा नहीं है पहले का वीडियो, जब पुलिस के साथ झड़प हुई थी भरत की, उसके पिता भी उसने उसको हाँ, थप्पड़ उसको मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलती मत करो। थप्पड़ मारे हैं, तो सरेंडर कर दिया एक तरह से। और जो पुलिस के साथ जा नहीं रहा था, वो आराम से गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठ गया। तो पिता के इतना लिहाज तो करता था वो। देखा, अरे मेरे पिता ही हमको गलत समझ रहे हैं, उन्होंने हमको थप्पड़ मार दिया, तो उसने विरोध किया नहीं किया, वो थाने पर की गाड़ी पर बैठ गया। तो पिता अगर यहाँ भी थप्पड़ मारते उसको, उसका हथियार छीन लेते, तो विरोध करता, वो सरेंडर कर देता। हालांकि सरेंडर तो उसने कर ही दिया, थानेदार ने तो उसको मना ही लिया था। वीडियो में तो दिख रहा है कि जब उसने हथियार डाली तो जिंदा था, सही सलामत था। और नई बात जो सामने आई ग्रामीणों के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कि पुलिस ने भी 20-25 राउंड गोली चलाई थी, लेकिन उसको मारा नहीं पुलिस ने भी। हवाई फायरिंग किया, नहीं, हवाई फायरिंग भी डराने नहीं, के लिए। दाएं बाएं गोली मारी। डराने के और वो कह रहा था सीना ठोक के कि मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, इधर उधर क्यों मारते हो, सोचिए। और जब सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया, तो आपकी मर्दानगी जग गई। जब उसके हाथ में रिवॉल्वर था तब तक तो आपने उसको मारा नहीं, आपसे 30 मीटर की दूरी पर था वो। और जो रिवॉल्वर फेंक देता है तो आप उसको गोली मार देंगे पटक के। और सवाल ये भी उठ रहा है भाई कि वहां तो लोग कह रहे हैं कि 3 ही गोली चली थी, 3 ही गोली उस मारी गई थी उसकी टांग में, वो सही सलामत था। वो कह रहा था कि छल हुआ है मेरे साथ, छल हुआ है। और ग्रामीणों को शांत भी कर रहा था वो कि चिंता मत करिए, हम ठीक हैं। लेकिन पुलिस जीप में ले गई तो मौत कैसे हो गई, और 4-5 गोलियां कैसे निकली उसके शरीर से? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहा किया गया, नहीं किया गया। क्योंकि नियम है कि जहां इनकाउंटर हो वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको गवाह के रूप में उनका नाम पुलिस को दर्ज करना चाहिए। उनकी गवाही बहुत मायने रखती है, जो वहां मौजूद है इनकाउंटर के समय। पुलिस ने तो उसको डंडा लेके भगा दिया मार के। अरे तुमको तो और बढ़िया था, गवाह थे वहां, 50-100 लोग थे, उनके सामने अगर भरत गोली चला रहा था तो मार देते, कौन सवाल उठाता? तो उनको तो गवाही कुछ पहले ही पुलिस ने हड़का के सबको वहां से भगा दिया। लेकिन वो भागने वाले थे। छुप के सब लोग, सब ग्रामीण बता रहे, छुप के देख। अपने घरों में बैठकर 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से देख रहे थे। और भरत के गांव का ही लड़का तो बोला कि झोपड़ी में ही मैं रहता हूँ, मेरा यही घर है, मैं कहाँ जाऊंगा? तो झोपड़ी में जाओ। झोपड़ी में गया, झोपड़ी से सब देख रहा है, क्योंकि झोपड़ी से इस इनकाउंटर स्थल की दूरी महज होगी 10 फीट 15 फीट। तो सब करीब से लोगों ने देखा है कि किस तरह से भारत भूषण की हत्या की गई। ग्रामीण का भी रहते शुरू से ही कि इसमें डीएसपी का दोष है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मां ने भी आवेदन दिया, एफआईआर। देखिए, मुझे जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, मैं कंफर्म नहीं करूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए कि डीएसपी पर पहले भी फेक इनकाउंटर करने का आरोप है, उनके खिलाफ केस चल रहा है, कोर्ट में अभी केस है। उनको अभी कोर्ट ने न केस खारिज किया है और न कोई सजा सुनाई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत तो ये होती है कि जब उन्होंने 2007 में मुजफ्फरपुर में 3 लोगों को मारा था, उस समय वो थानेदार थे, दरोगा थे, और अब वो डीएसपी बन गए हैं। उनको प्रमोशन कैसे मिला? केस किसी के खिलाफ चलेगा ना इस तरह का? प्रमोशन तो नहीं होता, नहीं मिलता है जब तक केस फाइनल ना हो जाए। लेकिन केस चलते हुए उनको प्रमोशन भी मिल गया, दरोगा से इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर से डीएसपी हो गए। तो मन तो बढ़ेगा कि भाई हम तो 14 साल पहले कमाल कर चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट में केस होगा और क्या होगा? तो वही समझा होगा कि जैसे मुजफ्फरपुर में 14 साल पहले मैंने मार दिया 3 लोगों को, कुछ नहीं हुआ आज तक, प्रमोशन भी नहीं रुका। सर यही तथ्य तो अब ये भी सवाल उठाते हैं ना कि क्या इस मामले में भी कार्रवाई हो पाएगी या फिर केवल जांच? बिल्कुल नहीं, न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। तो न्यायिक जांच जो लोग नहीं जानते हैं उनको लगता होगा, न्यायिक जांच बहुत अहम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्यायिक जांच के दायरे में कौन कौन से लोग आएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि बंदूक के ट्रिगर पर जिनकी उंगली थी, जिन्होंने ट्रिगर दबाई, वो असली आरोपी नहीं है, अकेले दोषी नहीं है। उनको कौन निर्देश दे रहा था, किसके आदेश पर, निर्देश पर उन्होंने ट्रिगर दबाई और भरत की जान ले ली? वो असली दोषी न है। किस आका ने आदेश दिया गोली चलाने का? भाई सिपाही तो एसपी कहेगा तो किसी को मार देगा, आपको हमको किसी को छोड़ेगा?
सिपाही एसपी के लिए भगवान होता है भाई, सिपाही के लिए एसपी भगवान होता है। एसपी तो किसी को कह देगा तो आंख बंद करके सिपाही मार देगा, क्योंकि उसको भरोसा है कि एसपी साहब हमारे भगवान हैं, हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, बचा लेंगे। और एसपी साहब भी नीचे के अधिकारियों को यही भरोसा देते हैं कि भाई अब तुम्हारे खिलाफ आवाज उठ रही है, केस को दबाना है, कमजोर करना है, सस्पेंड कर देता हूँ, जाओ आराम करो, आधा वेतन तो मिलता ही रहेगा ना, लोग शांत हो जाएंगे, फिर मैं रिलीज कर दूंगा, फिर नौकरी करना। तो जो पावर है एसपी को, उस पावर के चलते जो अधीनस्थ अधिकारी हैं कानून से बाहर जाकर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एसपी साहब मतलब भगवान का आदेश। और यहाँ भी शायद यही हुआ है, क्योंकि बड़ी अधिकारी के आदेश पर किस तरीके से यहाँ एक निर्दोष की हत्या की गई है, और ये पूरा मामला जो है अब पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। और जिन अधिकारियों पर, जिन पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा था, अब उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है, और न्यायिक जांच के आदेश तो पहले ही बिहार सरकार ने दे दिया है। तो ये मामला अब धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है, और ये अब देखने वाला दिलचस्प होगा कि जब जांच रिपोर्ट आती है तो इसमें किन किन अधिकारियों की गर्दन फंसती है। सबसे बड़ी बात है कि कल बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ, महापंचायत वहाँ सुन रहे हैं। पंचायत हो रही है, प्रशांत किशोर जा रहे हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं, कई नेता आएंगे, यूपी से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ठीक है ना, प्रभावशाली लोग आ रहे हैं। और उसके पहले एफआईआर हुआ है, एक दिन पहले, कल महापंचायत होना है, उसके ठीक एक दिन पहले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। एफआईआर तो उसी दिन हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से फेक इनकाउंटर का आरोप लग रहा है। माता ने पहले ही दे दिया था एसपी के पास आवेदन कि भाई किसने मारा है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है, अब पुलिस भी एक्शन लेने लगी है, अब तरह तरह की बातें आ रही हैं। यानी पुलिस के बड़े अधिकारी समझ गए थे कि अब मुश्किल है बचना। बिल्कुल, अब देखिए जो न्यायिक आयोग है उसके दायरे में कौन कौन से लोग आएंगे, किन लोगों की भूमिका की जांच होगी। हाँ, उसमें डीएसपी तो आ ही गए, अब उन पर केस हो ही गया है, थानेदार और बाकी लोगों पर केस हो चुका है, निलंबित भी हो चुके हैं। लेकिन क्या आंच एसपी तक आएगी? न्यायिक जांच आयोग एसपी की भूमिका की भी जांच करेगा, ऊपर के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगा। क्या ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि भाई वो आदमी कौन है जिसने सबसे पहले भरत के इनकाउंटर का आदेश दिया, और कौन वो आदमी है जो लगातार इस घटना को मॉनिटर कर रहा था और उसने भरत को गोली मार देने का आदेश दे दिया। सारी चीजें सामने आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। न्यायिक जांच पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, तो न्यायिक जांच पर भरोसा करना चाहिए, और हमें भी पता है कि सबको यही जानना चाहता है सभी लोग कि आखिर किसने भरत तिवारी के इनकाउंटर का आदेश दिया था। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।